नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईटी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। फिर याद आए। अब याद कौन आ रहे हैं? याद ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं। याद ईवीएम आने लगी है कांग्रेस को, और जब जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम का पिटारा खुल जाता है और बातें वही बाहर आ जाती है। जब जब चुनाव होते हैं तो सिंधिया याद आ जाते हैं। सिंधिया वही है जो 2018 में साथ रहे कांग्रेस के, चले गए, सरकार बन गई और उसके बाद उपचुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जीत भी गई। अब एक नया उपचुनाव है दमोह का, उसमें भी बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में पीछे नहीं है। पर सवाल यही है कि बार बार आखिर महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं भूल पाती कांग्रेस। हमने देखा था संसद में दोनों दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आए थे और उन्होंने कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कि सब महाराज, उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि सब आपकी कृपा है। कटाक्ष किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन के भीतर। दिग्विजय सिंह और दोनों का बीच आमना सामना हुआ था। लेकिन अब दिग्विजय सिंह लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट के जरिए बातें कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह को याद आ रहे हैं सिंधिया, लेकिन अपने तरीके से कह रहे हैं सिंधिया नहीं जाते तो कर्जमाफी हो जाती। ये सुनिएगा, यदि सिंधिया जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं गिराते तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अब तक सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देती। तो साहब, जब आपके 15 महीने थे, आप तो 2 दिन में करने वाले थे, तो 15 महीने में क्यों लग गए? और अब सिंधिया जब चले गए तो सिंधिया जी रोक लेते आप सिंधिया को कि कर्ज माफ करना है, आप रुक जाइए। वो तो यही कह रहे थे कि पहले जनता की बात सुनिए, नहीं तो सड़क पर उतर जाऊंगा। वही हो गया। लेकिन और भी ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं, अब ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। फिर एक बार सवाल खड़े किए हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल पर सवाल उठाए। तो बात दोनों है कि फिर याद आए। सिंधिया भी याद आ रहे हैं और ईवीएम भी याद आ रही। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमित ओरछा है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही जयराम शुक्ल है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, ये बार बार सिंधिया जी, ईवीएम क्यों याद आ जाते हैं दिग्विजय सिंह जी को? देखिए, ये तो सभी लोग अपनी अपनी बात व्यक्त करते हैं जनता के बीच में जी। तो जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है तो उनकी भी बात, ये तो बात सही है कि अगर सिंधिया जी छोड़ के नहीं गए होते तो सभी किसानों के कर्जे माफ हो चुके होते, आज भी लोगों को 100 रुपए में बिजली मिल रही होती, शुद्ध पर युद्ध चल रहा होता। लेकिन अब सिंधिया जी छोड़कर चले गए, और गए क्यों ये भी सबको पता है कि उनको अपनी ईओडब्ल्यू की जांच थी, जो जमीन घोटाले की जिसकी शिकायत प्रभात झा जी ने की थी, वो बंद करानी थी। उनको अपने 4-5 लोगों को और विधायकों को मंत्री बनवाना था, इसलिए गए। वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट और अपनी जो खुद की जो है स्वार्थ पूर्ति के लिए गए थे। अगर वो छोड़ के तो किसानों के कर्जे माफ आज शिवराज जी की सरकार से कराना चाहिए था। अतिथि शिक्षकों की जो है नियुक्ति है वो आज उनको कराना चाहिए था। तो ये काम क्यों नहीं हो रहा? जो चलती हुई सरकार की स्कीम थी, सरकार कोई मध्य प्रदेश की भाजपा या कांग्रेस की नहीं होती। मध्य प्रदेश शासन जब कर्जे अभी मेरी बात हो रही थी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से। वो ये कह रहे थे कि एक भी संविदा कर्मी को हमने नहीं हटाया है, सब काम कर रहे हैं। तो संविदा कर्मियों को किसने वो हटाया? तो कभी नहीं था, कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं हटाया था। उसमें से 2000 लोगों को तो हमने नौकरी पे पीएससी के थ्रू भर्ती कर ही दिया था। और 2700 लोगों का जब मामला था तो कमलनाथ जी ने कहा था कि हम धीरे धीरे, ये काम पैसे का है और मेरे पास अभी बजट कम है, जब बजट आ जाएगा तो हम धीरे धीरे सबको नौकरी पे रख लेंगे। कमलनाथ जी ने तो कभी मना नहीं किया था। बोला अभी पहले लॉट में 2000 आए, इसके बाद और हम 1000-1500 करेंगे, उसके बाद बाकी के लोगों को कर लेंगे। इसमें कोई समस्या का या उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आप ये बताइए, क्या वो होते तो ऐसा हो जाता? जब थे 15 महीने तो फिर क्यों नहीं किया? क्यों 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ? ये तो विधानसभा में खुद कमल पटेल जी ने जानकारी दी है। यही जानकारी उसकी दी है। जाते जाते भी कमलनाथ जी तो आदेश कर गए थे संविदा, ये जो अतिथि शिक्षक है इन लोगों की बहाली के। अतिथि जो शिक्षक अभी वो कह रहे हैं उनके भी है ना वेरिफिकेशन के ऑर्डर कमलनाथ जी कर गए थे कि इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करिए। तो सब एक प्रक्रिया है। 5 साल की कोई सरकार का टेन्योर 5 साल होता है। और एक तो यही तो है फिरोज सिद्दीकी जी, 5 साल के लिए कम से कम सिंधिया जी को 2-2.5 साल अपन साथ ले लेते तो आज ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। भाई जिसको स्वार्थ पूर्ति करनी थी अपनी, उनको, वो अपनी स्वार्थ के लिए गए हैं। मैंने तो
602 करोड़ रुपए की जांच उन्होंने सबसे पहले बंद करवाई अपनी ईओडब्ल्यू से। क्या दिक्कत है? सबके रिकॉर्ड में है ये बात, क्यों कराई फिर? चलिए, या तो भारतीय जनता जी, पार्टी कहते मैं हैं कि जवाब ले लेता हूं, आ रहा हूं, लौट रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी से ही जवाब ले लेता हूं। सुमित ओरछा मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका। लेकिन बार बार सिंधिया भी याद आ जाते हैं और ईवीएम भी याद आ जाती कांग्रेस को। हारने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए ही है, पराजय का कुछ तो कारण बताना ही है। ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे जो है देश विरोधी विचार, हमारे भ्रष्टाचार, हमारा परिवारवाद, हमारा अहंकार, इसके कारण हम हार रहे हैं, इसके कारण हम जनता की नजरों से गिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा। फिर दिग्विजय सिंह जी जैसे और कमलनाथ जी जैसे लोग जिन्होंने अपना आत्मा और जमीर दोनों गिरवी रख दिए हों, दोनों बेच दिया हो, वो लोग कैसे कह सकेंगे इस सच्चाई को। लेकिन हमारे मित्र ने एक बड़ी बात कही है, फिरोज सिद्दीकी जी ने। पहली बात तो राजनीति में ये नहीं चलता है, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, वो जानते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और कैसा हो जाता ये बात का अनुमान जनता को भी है। इसलिए 40 लाख वोटों ने कांग्रेस सिलसिला का डायलॉग क्या आने लगता है, तू होती तो ऐसा होता। हाँ लेकिन हमारे फिरोज जी ने एक बढ़िया बात कही है, जो कांग्रेस के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईओडब्ल्यू की जांच सिंधिया जी को बंद करानी थी, इसलिए उन्होंने, अच्छा ईओडब्ल्यू तो कमलनाथ जी के अधीन था, अगर उन्हें उसकी जांच बंद कराने का काम होता तो ईओडब्ल्यू तो उन्हें कमलनाथ जी के साथ कोई पैचअप करना चाहिए था, उनके आगे समर्पण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो हमारे मित्र ने ये बात का आरोप आज लगा दिया है कि कोई ईओडब्ल्यू में ऐसी कोई जांच में फंसाने की कोशिश कमलनाथ जी कर रहे थे सिंधिया जी को, ऐसा उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि कौन किसे फंसा रहा था, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में कांग्रेस के नेताओं को संज्ञान में लेनी चाहिए। चलिए, मैं लौटता हूं। जयराम शुक्ल साहब जुड़े मेरे साथ। सर, सिंधिया आ ही जाते हैं, दिग्विजय सिंह कभी तारीफ कर देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह ये कह देते हैं कि सिंधिया होते तो ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले, आपने देखा ही था, हमने उस पर चर्चा भी की थी कि उनको भी याद आ गए थे सिंधिया। अब सिंधिया गए हुए करीब 1 साल से ज्यादा हो गया, सरकार बने, लेकिन कांग्रेस भूल नहीं पा रही। कांग्रेस अपनी लाइन को क्यों बढ़िया नहीं कर रही? क्या कांग्रेस को कहीं कुछ अभी भी अंदेशा है, डर है, और बार बार ईवीएम भी सामने आ जाता? देखिए, सिंधिया जी एक लंबी वंश परंपरा से, राजनीतिक वंश परंपरा से आते हैं। उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी 2 बुआएं, तो और एक बड़ा जनाधार है उनका, कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस तरीके से है। तो किसी भी राजनीतिक दल को ये तो लगता है, जब वो अंदर से इस बात की समीक्षा करते हैं कि मेरे साथ इनको होना चाहिए था और कुछ मिसिंग हुई है और इस तरीके की चीजें हैं, तो ये ऐसे लोग किसी भी दल में रहेंगे, अपरिहार्य रहेंगे, मुझे ये लगता है। और ईवीएम वाली बात तो देखिए, ये तो हारे को हदनाम टाइप का है मामला। कभी बीजेपी ईवीएम का इशू उठाती है, शुरुआत भी बीजेपी ने ही की थी, अडवाणी जी ने सबसे पहली बार इसको उठाया था, फिर उस पर किताब भी लिखी जीवी नरसिंह राव साहब ने। फिर जब कांग्रेस हारती है तो वो ईवीएम का उठाती है। तो ये देखिए, हारे को हरिनाम टाइप का है। और जो ईवीएम के सवाल उठाते हैं, मुझे लगता है कि उनको जनता पर या वोटरों पर भरोसा नहीं है। जी जी, तो कई दफा सर जनता भी ये समझने को मजबूर होती होगी कि बार बार सवाल क्यों उठाए जाते हैं। जनता सब समझती है, हिंदुस्तान की जनता इतनी होशियार है, या हर चुनाव के नतीजे जो है निकलने के बाद ये पता चलता है कि जनता कितनी होशियार है। पिछली बार दिल्ली का जब चुनाव हुआ तो तमाम पूरी ताकतें लगी हुई थी, आप और तमाम मीडिया और ये तमाम सब चीजें छन के आ रही थी, बिल्कुल केजरीवाल का फट्टा साफी हो गया। लेकिन जब उसके रिजल्ट निकले, केजरीवाल जीत गए और जनता ने खुले दिल में स्वीकार किया कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो स्कूलें हैं, जो छोटे लोगों के सोशल एम्पावरमेंट की जो चीजें हैं, वो उनको भा गई। तो कभी कभी क्या होता है कि जनता प्रचार से और भाषण से, वादों से, जुमलों से, इनसे इतर भी सोचती है और सोचती ही है। जी जी, मतलब जब से चुनाव हो रहे हैं तब से अब तक मैं देखता हूँ, तो इन सब चीजों का बस महज कुछ % असर पड़ता है। और बाकी जनता बहुत ही होशियार है और बहुत ही जिम्मेदार है
और वो अपना भला और अपना अनभल दोनों सोचती है और जी। उसी हिसाब से किसी को जिताती है और जब अच्छा नहीं लगता तो उसको हरा भी देती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी, और यही आपके साथ 2018 में हुआ था। जनता ने समझा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 साल के कामों को, और आपको मौका दिया था। अब ये बात अलग है, सिंधिया चले गए या फिर चुनाव पश्चिम बंगाल के हो रहे हैं तो फिर सवाल वही ईवीएम पर जाने लगे। आप खुद क्यों मौका दे देते इस बात को कहकर कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है? सरकारें तो आपकी भी बनी है, केजरीवाल की भी बनी है, फिर ईवीएम का जिक्र करके क्यों मौका दे देते जनता को ये सोचने के लिए कि अब ईवीएम की बात करने लगे हैं मतलब गड़बड़ है? देखिए, पहले तो इनकी सुमित ओरछा जी की बात का जवाब दे दूं। इनको ये नहीं पता कि प्रभात झा जी ने जो शिकायत की थी उस शिकायत पे ईओडब्ल्यू की जांच बैठी थी, और उस जांच को जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद पहली साइन उन्होंने ही किया था। कमलनाथ जी ने पहला साइन किया था किसानों की कर्जा माफी का, और शिवराज जी ने सिंधिया जी को माफ करने की फाइल पर दस्तखत किया था। दूसरी बात करता हूं मैं ईवीएम की। सारे देशों में जितने भी बड़े देश थे, जो विकसित देश है, वो सब देश ईवीएम लाए। इलेक्ट्रॉनिक भारत का सपना हम लोगों ने भी देखा था, इसलिए कांग्रेस भी ईवीएम लाई। बाकी के सभी देशों ने ईवीएम शिकायतों के आधार पर ईवीएम जो है उसको बंद कर दिया, क्योंकि इसमें माल प्रैक्टिस होने के पूरे चांसेस है। और ये हमको अटेर में भी देखने मिला। देश की करीब 400-500 पोलिंग बूथ ऐसे हैं अलग अलग चुनाव में जिसमें मशीनों को बदलना पड़ा। और हर मशीन की खासियत ये होती है कि आप पंजा दबाइए, हाथी दबाइए, झाड़ू दबाइए, साइकिल का बटन दबाइए, जो है वोट मशीन में लाइट जो है वो फूल की दिखती। शिकायत यही आती कि बीजेपी को वोट जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई मशीनों में कलाकारी करता है। अभी बंगाल में भी यही जनता हल्ला कर रही थी, वीवीपैट में जो है हम, मतलब आप समझने लगे, आप ये समझ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हल्ला होने लगा है? देखिए, हल्ला होने लगा है, हर चुनाव में हल्ला होता है। और किसी भी राज्य में, ये गुजरात का चुनाव छोड़ दीजिए आप, 2017 का जिसमें नेक टू नेक कांग्रेस जीती थी, हार जीत हुई थी, उसके बाद कोई भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब गुजरात तो वही था। गुजरात को कौन नहीं जानता? गुजरात में 15 साल मोदी रहे, सरकारें उनकी रही, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि 10 ये जितनी भी हैं, एक इसी बीच में एक लोकसभा का जनरल इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीती, बाकी तो सब हार रही है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी राज्य में देख लीजिए जहां 2/3 बहुमत था, वहां तो ये कहना कि आप हार रहे हैं इसलिए आप ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं। जो है, हम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुधार करना चाहते हैं, इसलिए उस पर दोष लगाया जाता है कि बार बार उस पर शिकायतें आती है। आज तक चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि हटेर में जो गड़बड़ी हुई थी और जो देखने मिली थी, और मीडिया के रिकॉर्ड्स में है ये चीज, मीडिया ने पकड़ी थी इसको, वो आज तक क्यों हुई थी, मशीन में क्यों हुई थी, और अब क्या सुधार कर दिया आपने, ये किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? चुनाव आयोग कहता आइए हमारी मशीन देखिए और इसको हैक करके बताइए। अरे भाई, मशीनें गड़बड़ आपकी कर रही हैं, लोग सवाल आपकी मशीनों पे उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को ये लोगों का शक दूर करना चाहिए। जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, चुनाव तो वो, लेकिन जिम्मेदारी आपको, आप लोग को भी देखना पड़ेगा। मैं अभी दमोह गया था, फिरोज जी, आप तो खुद उस क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तैयारी के साथ मैदान में दिखाई दे रही है वो सब दिख रहा है। मैं दूसरी बार होकर आया हूं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पहुंच जाना चाहिए, फिर उसमें ईवीएम कहां आड़े आ जाएगी? देखिए, जो दिख रहा है उनके पास सत्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, वो उस सत्ता का वो उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर हवा बहुत दिख रही है उनकी। जमीन पे उनकी स्थिति क्या है वो उनको पता चल जाएगी। हमारा प्रत्याशी कहाँ कमजोर है जी, भी तो ये जवाब ही देना। प्रत्याशी कमजोर मजबूत तो संगठन काम करता है। जब लोग कार्यकर्ता सड़क पर होते हैं तो निश्चित है कि उसकी मजबूती हो जाती है। देखिए, संगठन तो कांग्रेस का भी काम करता है, लेकिन ये अलग बात है कि सब हर पार्टी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है कैंपेन को चलाने की। जी जी, अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए, और अभी शुरुआत हुई है चुनाव की, आपको आगे आने में समय दिखेगा। सुमित ओरछा जी, ये बार बार जो बात होती है जिस ईवीएम का आप भी जिक्र कर रहे थे, उसका कई दफा आप जीते भी हैं, कई दफा आप हारे भी हैं, लेकिन सिंधिया भी याद आते हैं और ईवीएम भी याद आती है। तो क्या दोनों चीज भुला पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल है? और बीजेपी भी यही चाहती कि आप भुलाए नहीं। देखिए, जहां तक ईवीएम को लेकर के है, कांग्रेस चुनाव आयोग ने कई बार विश्वास दिलाया, चुनौतियां दी, प्रदर्शन लगाए, टेक्निकल कोई गड़बड़ी करके दुनिया का कोई आदमी ला के दिखाए जो गड़बड़ी कर दे। मैंने मशीन देते हैं चुनाव आयोग की, अब ये कंप्यूटर वाली वैसी मशीनें ला करके दिखाते हैं, बोले इसमें हो गई। लेकिन जो चुनाव आयोग की कोई भी ईवीएम को ये ले लें और उसमें हैकिंग करवा करके दिखाएं,
तो चुनाव आयोग उनकी बात को मानेगा। चुनाव आयोग ने सभी दलों को बुलाया, कोई ऐसा कर नहीं सका, इसलिए ईवीएम की विश्वसनीयता पर को लेकिन इनको भरोसा इतना ज्यादा है ईवीएम में गड़बड़ी पर, जैसे 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, ये ईवीएम में गड़बड़ी करके ही जीते हों, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जैसे इनको लगता हो कि हमें, मैं तो बहुत कई बार इस डिबेट में कर कह चुका हूं, अगर कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो वो जिन राज्यों में चुनाव जीती है उन राज्यों से इस्तीफा देकर के देश के सामने ये नजीर पेश करे कि हमें ना इस ईवीएम से मिली हुई जीत पर भरोसा नहीं है। मैं दावा करता हूं सरकार भी सुनेगी, चुनाव आयोग भी सुनेगा कि अगर एक लोकतंत्र लेकर ऐसा तो नहीं चलेगा कि जब जीत जाए तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई है, देखिए हम चुनाव जीत रहे हैं, और जब हार जाए तो ईवीएम खराब है। ये दोगलापन तो नहीं चलेगा राजनीति के अंदर मनोज जी। कल दोगलापन तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हमारा नेतृत्व परिश्रम की पराकाष्ठा तक सत्ता में रह करके भी काम करता है, सत्ता में आने के लिए भी काम करता है। अभी आप देखिए 2 साल से 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बंगाल में बलिदान किया है। कितनी सभा, कितनी बिल्डिंग, पोलिंग बूथ पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पहुंचा है। तब जाकर के आज बंगाल में सोनार बंगला का नारा जीवित हुआ है। वहां पर एक घोर संग्राम नंदीग्राम जैसे ट्विटर ट्रेंड्स हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितना पसीना हमारा नेतृत्व। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी चुनाव में आएंगे, 2 रैली करेंगे, फिर इटली चले जाएंगे, फिर बैंकॉक चले जाएंगे, फिर चाइना चले जाएंगे, और फिर आकर के देश की जनमत पर प्रश्न उठाएंगे। चलिए मैं समझ लेता हूँ, इसी बात को जयराम शुक्ल साहब से समझता हूं मैं। सर, हमने ये देखा है कि सवाल उठाना खैर विपक्ष का काम है, उठाना भी चाहिए, पर आप मैदान से क्यों हट जाते हैं? बार बार ये सवाल उठाकर आप मैदान से क्यों गायब? अभी हम देख रहे हैं, मैं दमोह भी 2 बार होकर आया हूं, तो मैदानी रूप में यदि देखें तो कांग्रेस की वो फौज खड़ी होना चाहिए, वो कार्यकर्ता दिखाई देना चाहिए। बीजेपी तो दिख रही है, और फिर सवाल भी ये खड़ा हो जाता है कि सरकार उनकी, खैर ठीक है, उस चीज का सपोर्ट मिलता है, लेकिन क्या आपको भी ये लगता है कि मैदान में कांग्रेस को आना पड़ेगा? कांग्रेस के साथ एक बड़ी मुश्किल है कि उसके पास वैचारिक दृढ़ता अब नहीं बची। मतलब जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैचारिक दिवालियापन का एक शिकार है। आपने देखा होगा कि पिछला जब चुनाव पार्लियामेंट का हुआ तो सवेरे से लेकर शाम तक एक बात, रफेल रफेल रफेल, इस जेब से पैसा निकाला, इस जेब में डाला, इस जेब से पैसा निकाला, इस जेब में डाला, रफेल। अब वो फुस हो गया। फिर चाइना का इशू उठाया तो रोज चाइना 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 चाइना, घुस गया, मार दिया, कब्जा कर लिया, इस कर लिया, वो कर लिया। लॉजिकली इन सब चीजों को स्टैंड नहीं कर पाते हैं। मतलब जब स्थितियां सामने आ जाती हैं तो सब चीजें, तो क्या है, पब्लिक की दिमाग में जो कांग्रेस के इकबाल, उसके विश्वसनीयता का था, तो इस तरीके के इशू उठते हैं और फिर धुंध में चले जाते हैं। तो इसलिए वो विश्वास धीरे धीरे घटता जाता है। मतलब कोई एक ऐसा इशू, देखिए पूरे देश भर में बड़े इशू हैं। मतलब जैसे बैंकिंग सेक्टर में आज पढ़ रहे हैं तो छोटी बचत के ब्याज कम, ब्याज दर घटा दी गई, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी 1.5 साल से बिल्कुल शून्य के बराबर है, बेरोजगारी हाहाकार है, महंगाई में दुगना तिगुना चौगुना इजाफा हो चुका है। एक्चुअल में जो बड़े नेता है वो इन छोटे छोटे मुद्दों को जिससे उद्वेलित है, उसको मतलब न धर्म चाहिए, न जात चाहिए, न कुछ चाहिए। मतलब कोई राष्ट्रीय गौरव की बात कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। जी जी, जो बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजों को कांग्रेस पता नहीं क्यों नहीं उठा पा रही। मतलब महंगाई को इशू नहीं बना पा रही, बेरोजगारी को इशू नहीं बना पा रही, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को इशू नहीं बना पा रही। ये बड़ी मुश्किल। और सर पश्चिम बंगाल में भी यही देख रहे हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल में यही हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद और बाकी जो तमाम मुद्दे रहा करते थे उन पर मोदी या बड़े नेताओं ने बात नहीं की। बात की स्थानीय स्तर पर कि कैसे हम वहां रोजगार बढ़ा देंगे, कैसे तमाम तरह की चीजें जो हम देख रहे हैं, जो चीजें दिखाई दे रही। एक कार्यकर्ता को मालूम है, एक नेता को मालूम है कि मतलब महंगाई का क्या स्तर हो रहा है, उससे गरीब आदमी, मतलब इस कोरोना ने 1.5 साल 1 साल के भीतर कितनी नौकरियां आज, कितने लोगों को घर में बैठा दिया। जो कितना सब रिपोर्ट आ रही है, मिडिल क्लास कैसे गरीबी में शिफ्ट हो गया धीरे धीरे, कैसे पूंजी कुछ लोगों तक केंद्रित हो गई। ये सब चीजें हैं और इन सब चीजों को इशू बना के, देखिए
किसी एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, एक छोटे से तिनके को इतना बड़ा इशू बना देती थी कि पूरा देश हिल जाता था। उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग थे और लोहिया जी जैसे लोग थे, एक नारा दे देते थे कि रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तब तक में देश की पता नहीं कितनी राज्य की सरकारें बदल गई। तो इस तरीके की प्रभावी बातें करने के लिए कोई विश्वसनीय चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास दुर्भाग्य से आज की तारीख पे नहीं है, जो इस दमदारी के साथ अपनी बात को रखे और पब्लिक उसको मान ले। चलिए मैं आपकी बात ही, फिरोज सिद्दीकी जी, यही सवाल है कि चेहरा विश्वसनीयता का सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ईवीएम का मुद्दा आप बरसों से उठा रहे हैं, जनता कितनी बार उसको सुनेगी? बाकी आरोप तमाम तरह के, किसान कर्ज माफी की आप बात होती है तो किसान कर्ज माफ आपके ही नेता ने कहा था कि पहले दिन माफ कर देंगे, नहीं हुआ तो हम 10 दिन के भीतर मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब ये सब चीजों से दूर हटना चाहिए। कहीं स्थानीय मुद्दे, छोटे मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इन पर तो आप लोग को आना ही पड़ेगा। मनोज जी, आप पूरी मीडिया फाइल को पलटा लीजिए। अभी 15 महीने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं हुए। कल ही जीतू पटवारी जी ने रैली निकाल के, छुट्टी रैली निकाली, कोरोना का जरा संकट है इसलिए, लेकिन जाके उन्होंने प्रतिभा पाल जो नगर निगम कमिश्नर है उनको ज्ञापन दिया, पूरी मीडिया के सामने बैठ के बात की और आवाज उठाई कांग्रेस ने। हम बहुत बड़ा काम आयोजन भी कर सकते थे, लेकिन अभी कोरोना में संभव ही नहीं है। लेकिन कोई इशू हो जिसको कांग्रेस छोड़ देती हो, ये हर महीने में हम 2 प्रदर्शन बड़े प्रदेश स्तर पे करते हैं और हर स्थानीय स्तर पे आपने देखा, हर ब्लॉक, हर विधानसभा में हमने किसान पद यात्रा निकाली, अभी निकाली है 10-10, 12-12 किलोमीटरों की हमारे लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी, आप पता ही 15 महीने में इन्होंने कौन सा एक आध प्रदर्शन, कहीं कोई इशू, सिर्फ आ गए टीवी के सामने बोल गए और अरे ये तो आपके इधर भी होता है, ट्वीट कर दिया और ये सब कर दिया। उनको प्रदर्शन करने की जरूरत कहाँ पड़ रही जी, सरकारें उनकी है जी। नहीं, और जब पिछली बार की बात कर रहा हूं, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और आज कांग्रेस को देख लीजिए तो कौन विपक्ष में बेहतर काम कर रहा है, सरकार में कौन बेहतर काम कर रहा है, ये भी सबको सामने। एक कोरोना तो संभल नहीं रहा इस सरकार से कि 40-50 हजार बेड इकट्ठा कर दें, वो भी नहीं हो रहा है इस सरकार से। टीकाकरण भी नहीं हो रहा, सबसे आखिरी नंबर का रही है राज्य टेस्टिंग के मामले में, तो इनसे वो भी नहीं संभल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कर क्या रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ चीजों को हमें बहुत ज्यादा ऊपर उठा लेना चाहिए, लेकिन जो किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत भी राहुल गांधी जी ने की थी। जिस दिन ये अध्यादेश पारित हुआ था, उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा था ये किसानों की कमर तोड़ देगा। लेकिन सर कहाँ उतरे आप? मध्य प्रदेश में हंगामा खड़ा कर देते, आप राजस्थान में आपकी सरकारें थी खड़ा। कितना मारा हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी पीसीसी के लाखों रुपए लग गए इलाज कराने में एक कार्यकर्ता से। फिरोज जी, अब ये तो आपको पता है कि संघर्ष होता है, संग्राम होता है, या फिर मैदान में आते हैं तो थोड़ी लाठियां तो खाना पड़ेगी। बीजेपी ने बरसों खाई है। आपको किसान पद यात्रा निकाली, उसके बाद भी हम कई किसान संगठन। चलिए सुमित ओरछा जी जवाब दीजिए। मनोज जी, मैंने कहा कयासों के आधार पर उत्तर देना बड़ा कठिन काम। हाँ। राजनीति में कयासों के आधार पर कुछ होता है, और अब तो जो धरातल पर है कांग्रेस को उसे स्वीकार करना चाहिए। और रही बात वैक्सीनेशन को लेकर के, पूरा देश का आम जनमानस उत्साही है। मैं आज सुबह से टीवी चैनल्स पर देख रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी 45 साल तक के लोगों का आज से टीकाकरण शुरू हुआ है। फिरोज जी, मुझे लगता है 45 के हो गए होंगे, तो कृपा पूर्वक जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यह देश हित में है। लेकिन आपने अच्छा कर दिया, सिंधिया को लाकर अभी भी छोड़ दिया कि वो याद आते रहे सिंधिया कांग्रेस को। ये तो देखिए सदमा है कांग्रेस को, और अब सदमा फोबिया में परिवर्तित हो गया है मनोज जी। इसलिए जब जैसे जैसे कांग्रेस को होश आएगा, वैसे तो बेहोश कांग्रेस रहती है, लेकिन कई बार आप देखना किसी को जाना सदमा किसी चीज का हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में होश आता है, तो वो जिस आदमी के कारण सदमा होता है उस आदमी का नाम उच्चारित करता है। चलिए जयराम सुख साहब, सब कुछ लुटा कर यदि होश में आए तो इसे क्या होश माना जाए? किस संदर्भ में कह रहे हैं? मैं सिंधिया जी के बारे में चलते चलते आपसे कह रहा था कि कांग्रेस अंततः बार बार सिंधिया पर आ जाती। अब बात हो रही है कि जो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, इससे कुछ हो पाएगा कांग्रेस का? नहीं, देखिए अब तो सिंधिया जी जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उसकी मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं,
और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ही ये मान के चल रही थी, क्योंकि जनसंघ से लेके अब तक जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में आधार है, उसकी जो रीढ़ रही हैं वो राजमाता रही हैं, तो वो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर लेके बड़े महाराज के साथ भी, यानी माधवराव सिंधिया के साथ भी लेके चलती थी, और ज्योतिरादित्य जी को भी साथ में लेके चलती थी। ये तो बहुत लंबी परिकल्पना थी कि काश ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई डेविएशन ज्योतिरादित्य जी के स्टैंड पे होगा। हाँ, कांग्रेस जो है इस घटनाक्रम से सबक लेकर जो नए स्टालवार्ट हैं, सचिन पायलट हैं। चलिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस को नए मुद्दे पकड़ना होगा, वो मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हैं। हमने देखा कुछ जगह आंदोलन हुए, उसके बाद क्या होता है? क्या ईवीएम की बात बार बार उठाने से काम बन जाएगा? या सिंधिया को यह कहकर याद कर लेना कि सिंधिया होते तो ऐसा हो जाता, तो क्या उससे काम हो जाएगा? क्योंकि जो हो गया वो हो गया। कहते हैं कि भूत को आप बार बार याद करेंगे तो भविष्य बिगड़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस को भविष्य समझना पड़ेगा, फिर याद आए। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।